दूसरा सवाल हमारा आज का है, भारत चीन सीमा विवाद और एलएसी पर बदलता रुख जो अब चेंज हो रहा है। तो भारत चीन सीमा विवाद एवं एलएसी पर बदलता रुख, यह टॉपिक है। अब एलएसी पर अगर आपका रुख बदल रहा है तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पहले क्या रुख था, है ना? तो पता कैसे चले कि बदल रहा है। अब इसके बारे में अगर हम देखें कि कोई कॉन्टेक्स्ट है क्या, क्यों हम इस प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने देखा कि एक कॉन्टेक्स्ट है ना? अभी आपने चाइना के साथ एक समझौता देखा ना, तो एक प्रसंग यह बताता है कि आप इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, और प्रसंग से रिलेटेड सवाल को ही करंट अफेयर बेस्ड सवाल कहा जाता है। तो सवाल की प्रकृति दो तरीके की, एक समसामयिकी आधार पर और एक संकल्पना के आधार पर। तो एक कॉन्टेक्स्ट आपने बता दिया। इसके बाद फिर आप थोड़ा सा भारत चीन सीमा की पृष्ठभूमि पर चर्चा कर दीजिए कि क्या क्या स्थिति है। अब इस पृष्ठभूमि को हम देखने के बाद फिर यह देखें कि वर्तमान में भारत और चीन के बीच में सीमा को लेकर के क्या क्या समस्याएं आई। अब इस पृष्ठभूमि में हम तीन बातें पहले करेंगे। एक तो सीमा की स्थिति क्या है, दूसरा फिर हम देखेंगे सीमा पर तनाव कैसा रहा है, तीसरा कुछ जो समझौते या तनाव के समाधान के लिए उठाए गए कदम, तनाव समाधान के लिए उठाए गए कदम, इनको चर्चा कर लेंगे। फिर तत्कालीन सीमा में तनाव जो अभी कुछ दिनों से चल रहा है ना, उस तनाव को, तो वर्तमान तनाव में हम 2020 से लेकर के और अभी 2024 तक की स्थिति क्या रही है उस पर काम करेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि आखिर एलएसी पर यह तनाव क्यों रहता है, इसके कारण क्या है। वर्तमान में जो तनाव उत्पन्न हुआ, अब ये करंट बेस्ड स्थितियां आई, वर्तमान में तनाव उत्पन्न होने के कारण तनाव उत्पत्ति के कारण क्या है, इनको चर्चा कर ली जाए। फिर इन तनावों के कारण से भारत को उत्पन्न होने वाली चुनौतियां क्या है, भारत के लिए चुनौतियां, और फिर हम कर लें सुझाव। ठीक है ना? तो अब आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक तैयार हो गया कि किस किस स्थिति से यह फॉर्मेट हमारा बना। अब सबसे पहले चर्चा की जाए कि आखिर इस टॉपिक पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि देपसांग और डेमचोंग, ये दो जगहों पर जो हमारी सेनाएं तैनात थीं, तनाव बना हुआ था वर्ष 2020 से, उसको लेकर के भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ है। समझौते में फर्स्ट स्टेप अभी शुरू किया है। कोई भी समझौता इस तरीके का होता है तो उसके 3 चरण होते हैं।
पहला चरण होता है सैनिकों की वापसी। जो सैनिक फ्रंट में तैनात हैं, जिसको हम डिसएंगेजमेंट कहते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट में होता है कि सीमा पर जब सेनाएं हैं, यहां भारत की यहां पर तैनात हैं और यहां पर चीन की तैनात है, तो डिसएंगेज होंगी, थोड़ा पीछे हट गई। दूसरे नंबर पर आएगा डी एक्सिलेशन, मतलब तनाव को कम करना, इस क्षेत्र में तनाव को कम कर लिया जाए। तीसरा स्टेप आएगा डी इंडक्शन। डी इंडक्शन में होता है कि सैनिकों को कम कर देना, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि आपने डिसएंगेजमेंट कर लिया, सेनाएं पीछे हट गई। जो पहले यहां थी, अब वो सेनाएं कहां आ गई, यहां आ गई। सेकंड में हमने तनाव कम किया। तनाव कम करने में कई तरीके अपनाए जाते हैं कि चलो ठीक है, अब हाय हेलो हो रहा है, बातचीत चल रही है, तो सेकंड स्टेप आ गया। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है कि हमने कुछ सैनिकों को कहा वापस आ जाओ, वापस चले गए, उनके वापस चले। अब यहां पर सेना कम हो गई। तो कोई भी जब बॉर्डर एरिया में एक्टिव टेंशन हो जाता है, उस एक्टिव टेंशन को कम करने के लिए तीन तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहले डिसएंगेजमेंट, कुछ कदम पीछे हटो, तनाव को दूर करो, सेना को कम करो। तो ये पहला स्टेप अभी हमने डेमचोंग और देप्सांग के क्षेत्र में इसको अपनाया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार है, पहले भी बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा हुआ है, जैसे हॉट स्प्रिंग है, गोगरा, पेंगोंग सो, यहां पर से हमने सैनिकों की वापसी कर ली, मतलब तीनों स्टेप्स। अभी रिसेंटली हमने देप्सांग और डेमचोंग में ये एग्रीमेंट किया, इस कारण से ये चर्चा में आ गया। क्लियर। अब बात आई कि भारत और चीन की सीमा की पृष्ठभूमि क्या है। अब बिल्कुल सामान्य सी बात हो गई कि पृष्ठभूमि में सबसे पहले हम सीमा की स्थिति के बारे में चर्चा करें। सीमा की स्थिति, बॉर्डर जो भारत और चीन के बीच में सीमा है, तीन भागों में है, ये तीन वर्गों में ये बटी हुई है। पहला आप अक्साई चीन का क्षेत्र कहते हैं, अक्साई चिन। दूसरा मध्य भाग है और तीसरा है पूर्वी भाग। पूर्वी भाग। अब यहां पर डिस्प्यूट क्या है। जो अक्साई चीन का क्षेत्र है, ये दो बार वर्गीकृत किया गया है। अक्साई चीन देख रहे हैं आप, जो आपका इस समय लद्दाख क्षेत्र का पार्ट है। 1860 में एक लाइन खींची थी जॉनसन ने, जिसको जॉनसन लाइन कहा जाता है, इस क्षेत्र के लेकर के 1860 में जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन वो है जो आज आप जो अपना नक्शा दिखा रहे हैं ना भारत का, आज मतलब शुरू से हम जो दिखाते रहे हैं, वो पूरा का पूरा मैप में अगर आप फील करें, मैप होना चाहिए था इसमें, तो वो जॉनसन लाइन है। इसके बाद 1890 में एक और लेखा खींची गई मैकडोनाल्ड के द्वारा, तो 1890 में मैकडोनाल्ड लाइन खींची गई। अब क्या होता है कि चीन इस लाइन को मान्यता देता है। वो कहता है ये है, जिसको आप कटा हुआ देख रहे हैं ना, अक्साई चीन का बहुत सारा क्षेत्र चीन वहां से निकल रही है, और जो पूरा का पूरा अक्साई चीन है वो आपके हिस्से में है, वो ये है। भारत इसे कहता है, भारत कहता है कि ये लाइन ही वास्तव में अक्साई चीन की सीमा है। क्लियर। तो डिस्प्यूट आ गया। कुछ क्षेत्र पर वो दावा कर रहा है और कुछ क्षेत्र पर आप दावा कर रहे हैं। वो मैकडोनाल्ड लाइन को मानता है और हम किसे मानते हैं, जॉनसन लाइन को मानते हैं। इसके बाद आई मध्य भूभाग। अब मध्य में आज कोई विवाद नहीं है, दोनों एक दूसरे के नक्शों को शेयर करते हैं, मतलब ये लगभग विवाद शून्य है। लगभग विवाद शून्य है, यहां पर विवाद नहीं है।
अब जो विवाद छोटे मोटे आते हैं, वो जैसे काराकोरम राजमार्ग हो गया, तो जैसे काला पानी का क्षेत्र हो गया। काला पानी क्षेत्र में नेपाल को चीन प्रेरित करता है कि तुम इस पर दावा को मजबूत करो, जबकि काला पानी क्षेत्र है किसका? वो हमारा क्षेत्र है। वो सुगौली संधि से डिसाइड हो गया था। अब सुगौली संधि के बाद से ये शांत रहा, कई बार नेपाल ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ये भारत का क्षेत्र है। अब फिर से ये 2015-16 के बाद से इस पर दावा करना नेपाल ने शुरू, तो चीन उसको प्रेरित करता है। मतलब प्रत्यक्ष तौर पर हमारा कोई विवाद इसके साथ नहीं है। इसके बाद पूर्वी भाग, जिसको आप अरुणाचल प्रदेश आज कहते हैं, यहां पर विवाद उत्पन्न हुआ। इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन। अब ये 1914 में शिमला सम्मेलन एक आयोजित हुआ था। शिमला सम्मेलन, उसमें यह मैकमोहन रेखा डिसाइड की गई थी और उसमें पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश भारत के हिस्से में दिखाया गया। लेकिन वो इसे मान्यता नहीं देता। चीन मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता। भारत कहता है मैकमोहन रेखा ही पूर्वी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच में सीमा है। तो इसका मतलब डिस्प्यूट हमारा पहले से बना हुआ था। अब इस डिस्प्यूट को लेते हुए तनाव पैदा होना शुरू हो गया। कब यह तनाव पैदा शुरू हुआ? 1959 में, 1959 में। 1959 में चीन ने हमारे बहुत सारे भूखंडों को अपने क्षेत्र में दिखा दिया। चाइना पिक्टोरियल नाम की उनकी एक एजेंसी है जो मैप जारी करती है, और उस मैप में भारतीय भूभागों को, जैसे अरुणाचल प्रदेश को पूरा दिखा दिया, क्योंकि वो मैकमोहन रेखा को मानता नहीं है। इसके बाद उसने इस क्षेत्र में मैकडोनाल्ड लाइन को दिखा दिया कि यह भारत का क्षेत्र है। तो 1959 से लेकर के और 1962 तक यह तनाव बढ़ा, और 1962 में फाइनली क्या हो गया? युद्ध हो गया। युद्ध से समस्याएं नकारात्मक हो गई और बहुत सारे भूभाग पर उसने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया, तो तनाव और ज्यादा बढ़ गया। 1962 से लेकर के और 1976 तक यहां पर संवादहीनता थी, नो डायलॉग। 1976 के बाद से फिर से संवाद होना शुरू हुआ, और 1976 से लेकर के आप अगर देखें तो 2013 तक तमाम तरीके के विवाद समाधान के एक्शन लिए गए। अब यहां पर विवाद समाधान के लिए हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से कदम उठाए गए, किस फेज में। 1976 टू 2013 तक क्या क्या एक्शन लिया गया बॉर्डर डिस्प्यूट्स को शॉर्ट आउट करने के लिए। इस फेज में अगर 1976 से और 1988 तक देखा जाए तो कोई समाधान नहीं हो पाया। समाधान ना हो पाने का एक बहुत बड़ा कारण था चीन के द्वारा बार्गेनिंग थ्योरी को अपनाना। बार्गेनिंग थ्योरी के तहत होता था कि आप ऐसा करो कि अक्साई चीन वाला क्षेत्र ले लो और हमें अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र दे दो, जबकि ये वास्तव में है किसके? दोनों हमारे। तो हमारा ही ले लो और हमारा ही, तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। भारत की रणनीति थी कि 1 पॉइंट ऑल सॉल्यूशन, एक एक बिंदु पर, एक एक विवाद पर चर्चा करो और पूरी तरीके से, कोई गिव एंड टेक का मामला नहीं होना चाहिए। 1988 तक ऐसा चलता रहा। 1988 में हमारे प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की और एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से कि आप कुछ सदस्य आपके होंगे, कुछ सदस्य हमारे होंगे, बातचीत करके समाधान निकालेंगे। लेकिन कोई समाधान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के तहत 1988 के बाद से नहीं निकल पाया। 1990 के दशक के बाद से थोड़ी थोड़ी स्थितियां सामान्य बनी
और 1993 में शांति और सौहार्द संबंधी एक समझौता किया गया, राइट। सबसे पहले 1993 में शांति एवं सौहार्द समझौता। यह समझौता कोई बहुत बड़ा पिलर साबित नहीं हुआ, सिर्फ यह है कि चलो ठीक है, हम एक दूसरे के साथ शांति बनाने का प्रयास करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। यह एक एग्रीमेंट छोटा सा हुआ। फर्स्ट आप कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक आंशिक तौर पर पहला सफल प्रयास था। और थोड़ा आगे बढ़े 1996 में सैन्य संबंधी मामलों में विश्वास निर्माण का समझौता हुआ। एक और सैन्य विश्वास समझौता 1996 में। एक एग्रीमेंट हमारा यह हुआ, थोड़ा और स्टेप आगे बढ़ा। 2001 में भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो अब तनाव को और हमें कम करना था, तो हमने अपनी नीति को चेंज किया। 2001 से 2003 के बीच में बहुत सारे कदम हमारे उठाए गए, जैसे भारत सरकार और चीन ने आपसी संबंधों और व्यापक सहयोग सिद्धांत के आधार पर अपने संबंधों को निर्मित करने का समझौता किया। इस समझौते में यह था कि हम अन्य क्षेत्रों में अपने संबंधों को व्यापक बनाएंगे। इसके लिए कुछ दिनों के लिए हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उसको किनारे में। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर हम डिस्प्यूटेड एरिया को या डिस्प्यूटेड क्षेत्र को किनारे कर दें तो अन्य क्षेत्रों में सहयोग विकसित होना शुरू हो जाता है। तो दोनों देशों ने 2001 से 2003 के बीच में व्यापक सहयोग सिद्धांत के काम किया। अब इस व्यापक सहयोग सिद्धांत में सबसे पहले हमें आर्थिक क्षेत्र में काम करना है, आर्थिक कोऑपरेशन बनाएं, फिर सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों में हम काम करें। इसी दौरान हमने एक एसआर डायलॉग शुरू किया था, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता, विशेष प्रतिनिधि वार्ता जिसको कहा जाता है, विशेष प्रतिनिधि वार्ता। अब इस विशेष प्रतिनिधि वार्ता एक राजनीतिक वार्ता थी, जो बात करने से समाधान निकालने का प्रयास किया गया। इसके बाद 2005 में थोड़ा और सफलता मिली, और सैन्य संबंधी मामलों में जो 1996 का विश्वास समझौता था, उस विश्वास समझौते को क्रियान्वित करने के लिए समझौता किया गया कि अब हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एक्शन लेते हैं। तो 2005 में विश्वास समझौते के क्रियान्वयन के लिए समझौता किया गया। ये जो सैन्य ये समझौता था ना, इसको और बढ़ाया गया। समझौते का क्रियान्वयन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्शंस में आना शुरू हुआ। 2012 में परामर्श और समन्वय के लिए एक वर्किंग मैकेनिज्म बनाया गया। वर्किंग मैकेनिज्म को WMCC कहा जाता है। यह 2012 में एक समझौता हुआ, WMCC मतलब परामर्श और समन्वय बढ़ाने के लिए एक वर्किंग मैकेनिज्म बनाया जाए। 2013 में थोड़ा और आगे बढ़े और हमने भारत चीन सीमा सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। अच्छी स्थिति बन गई। इसका मतलब 2013 तक आते आते 2013 में भारत चीन सीमा सुरक्षा सहयोग समझौता इतने प्रयास किए गए। क्लियर? अब आप ये देखो कि जब इतने सारे प्रयास किए गए तो बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट क्यों नहीं हुआ? क्या कारण रहा? और ये फिर से वर्तमान में तनाव क्यों उत्पन्न होना शुरू हुआ? ये तनाव की स्थिति यहां पर वर्तमान में तनाव के कारण क्या रहे? अब इन चीजों को अगर हम थोड़ा चर्चा कर लें
यहां पर समझ में आ रहा है ना ठीक से? वर्तमान में तनाव के कारण इस फेज को हम 2013 टू 2020 तक देख लेते हैं। या वैसे तो तनाव अभी भी है, लेकिन अब धीरे धीरे कमी आ रही है। तो क्या कारण ऐसे रहे कि हमारा तनाव बढ़ा? पहला कारण तो यह रहा कि 2012 के बाद से भारत क्वाड की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। क्वाड, अब जैसे भारत क्वाड की तरफ जाएगा तो चीन की रणनीति रही है कि भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए। अब चीन ने यहां पर स्टैंड ऑफ की रणनीति अपनाई। स्टैंड ऑफ मतलब सैनिकों के बीच में भिड़ंत। वो ये मैसेज देना चाहता था कि अगर भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड में एसोसिएट होता है तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे। क्लियर? तो 2013 में भारत जब क्वाड की तरफ आगे बढ़ा, क्वाड समझ रहे हो ना, क्वाड की ओर बढ़ना, तभी से इसने तनाव बढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक मेजर रीजन हमारा, हम अगर क्वाड के साथ इन्वॉल्व होंगे तो चीन इस स्थिति को और आगे बढ़ाएगा। इसके बाद भारत ने अपनी रणनीति को स्वायत्त बनाने की कोशिश करी। भारत की रणनीति थी कि हम अपनी सामरिक स्वायत्तता और वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करें। इस क्षेत्र में चीन को बहुत कष्ट हुआ। भारत की रणनीति थी सामरिक स्वायत्तता। सामरिक स्वायत्तता में जैसे आर्थिक और सैन्य रूप से भारत आगे बढ़ने लगा। 2014 में आपने देखा कि भारत ने डिफेंस सेक्टर में हथियारों की आपूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के साथ समझौते करने शुरू किए। पहले हम निर्भर हुआ करते थे रसिया के ऊपर, इसके बाद हमने इजराइल से, अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से, इन सबसे हथियारों के समझौते किए। ऐसा करने का हमारा उद्देश्य यह था कि जितने तरीके की मुसीबतें हमारे सामने आएंगी उन सब से निपटने के लिए हम अलग अलग, किसी एक राष्ट्र पर निर्भर रहना उचित नहीं है। और उसका एक कारण था कि चीन के साथ में रूस का झुकाव भी बढ़ रहा था, तो एक भय तो पैदा होगा ही ना। उस भय को दूर करने के लिए आपको अन्य देशों से सहयोग की अपेक्षा, तो हमने सामरिक दृष्टिकोण से स्वायत्तता की नीति अपनाई। दूसरी बात, इसी क्षेत्र में सामरिक स्वायत्तता में आप कई पॉइंट्स बता सकते हैं कि आपने हथियार खरीद का विकेंद्रीकरण किया, दूसरा यहीं पर आप बीआरआई प्रोजेक्ट में हस्ताक्षर ना करना। चीन चाहता था कि सब के सब बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएं। सेंट्रल एशिया के देश शामिल हो गए, दक्षिण एशिया के बाकी सभी देश, भारत और भूटान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के सभी देश बीआरआई में हैं। तो अगर आप बीआरआई प्रोजेक्ट में साइन नहीं करेंगे तो चीन को खराब लगेगा या नहीं लगेगा, वो स्थिति बनी। इसके बाद सामरिक स्वायत्तता में हमने लोकतांत्रिकता को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। हर जगह हमने कहा कि साहब डेमोक्रेसी होना चाहिए। अब डेमोक्रेसी होना चाहिए कहां कहां, जैसे भारत ने मांग करना शुरू किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लोकतांत्रिकता होनी चाहिए, डब्ल्यूएचओ में लोकतांत्रिक प्रकृतियों को बढ़ाना चाहिए, महासचिव के चुनाव के सुधार में भी लोकतांत्रिकता होनी चाहिए। अब चूंकि चाइना P5 का सदस्य है तो ये बातें उसे खराब लगेंगी, क्योंकि मेल्ट करेगा और भारत एक पावर बन करके आएगा तो उसे खराब लगेगा या नहीं लगेगा। तो एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये आई। इसी में आप भूटान फैक्टर भी है। भूटान को लेकर के चीन और भूटान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, विशेषकर 3 क्षेत्रों को लेकर के। उत्तर में पसामलुंग और जकारलुंग और पश्चिम में डोकलाम भूटान का।
तो चीन ये चाहता है कि भूटान को पसामलुंग और जकारलुंग दे दें और डोकलममेओ। तो 2017 तक 12 से 17 के बीच में उसने भूटान के साथ संवाद भागीदारी करके इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया कि पसामलुंग जकारलुंग भूटान ले ले और डोकलम वो चाइना को दे दे। अब डोकलम चूंकि हमारे रणनीतिक महत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? चूंकि भूटान के साथ हमारी संधि है, तो भूटान हमारी सहमति के बिना ये दे नहीं सकता है। तो जब उसे लगा कि वार्ता से नहीं मिल सकता है, तो 2017 में आपने देखा डोकलाम जबरदस्ती छीनने का प्रयास किया, डोकलाम क्षेत्र को भूटान के द्वारा। तो ये भूटान फैक्टर में डोकलाम स्थिति आई। इसके बाद फिर जब डोकलाम में बात नहीं बनी, भारत ने भूटान की मदद करी, तो करते करते 2020 तक ये बनी रही। फिर वार्ताओं को उसने शुरू किया। तो डोकलाम फैक्टर भी एक प्रकार से ये इंडिकेट करता है कि भारत रणनीतिक ऑटोनॉमी को और ज्यादा मजबूत बना रहा है। इसके बाद आप देखो कि अब हमने एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी शुरू कर दिया। एलएसी पर संरचनात्मक विकास कर रहे हैं, सैन्य आधुनिकीकरण कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हम सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो चीन को अच्छा लगेगा? ये नहीं लगेगा। तो तीसरी यहां पर सीमावर्ती क्षेत्रों में संरचनात्मक विकास। अब चीन खुद तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप लंबे समय से कर रहा है, वो हमें खराब लगेगा? उसने हमारे भूमि से जुड़े हुए, हमारे बॉर्डर से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे गांवों के नाम बदले हैं। उन गांवों में उसने रिटायर्ड सैनिक अधिकारियों को वहां पर रखा है। तो ये तमाम तरीके की चीजें आएंगी या नहीं आएंगी? इसके बाद उसने हमें घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति अपनाई। स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति उसने हमारे घेरने के लिए अपनाई तो अच्छा समझा, लेकिन हमने जब सागर कार्यक्रम चलाया तो खराब लगा। लगेगा या नहीं लगेगा? तो कॉन्फ्लिक्ट कहां कहां आ गया? उसका जो मोतियों की माला है, मोतियों की माला और भारत का सागर कार्यक्रम ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा या नहीं आएगा? वो हमारे सागर कार्यक्रम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद आप देखो कि वन चाइना पॉलिसी और एक भारत नीति, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया। वर्ष 2003 में हमने वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था। वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के साथ साथ हमने ताइवान को चाइना के अंग के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। इसका मतलब है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि चाइना भी हमारे भूभागों को हमारा स्वीकार करे या नहीं। लेकिन पाकिस्तान में उसने सीपैक प्रोजेक्ट चलाया या नहीं? और जहां सीपैक प्रोजेक्ट चलाया वो हमारी भूमि है, गिलगित बल्तिस्तान। तो क्या उसने एक भारत नीति का सम्मान किया? नहीं किया। तो एक कॉन्फ्लिक्ट यहां पर क्या आ गया? वन चाइना पॉलिसी नीति और एक भारत नीति। समझ में आ रहा है ना? अब वो एक भारत नीति को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसने एक भारत नीति का उल्लंघन करते हुए सीपैक चलाया ना। ये सीपैक एक भारत नीति का उल्लंघन है। अब ये सारी चीजें जब चल रही हैं तो भारत अपने आप को सामरिक स्वायत्तता की तरफ ले जा रहा है, जो उसे खटक रहा है। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इसके बाद आप देखो कि सीमावर्ती क्षेत्रों का सामरिक इंपॉर्टेंस भी एक बड़ा कारण रहा। सीमावर्ती क्षेत्रों का सामरिक महत्व एक बड़ा कारण यह है। आप यहां देखो कि बहुत सारे क्षेत्र हैं हमारे जहां पर वो स्टैंड ऑफ करता रहा 2020 से लेकर के और 22-23 तक। अक्साई चीन के क्षेत्र में दौलत बेग ओल्डी
जहां पर आपका पेंगोंग सो, देप्सांग, इसके बाद चुमार क्षेत्र, ये सब ऐसे रणनीतिक क्षेत्र हैं जहां पर हमारी सप्लाई लाइनें बहुत अच्छी हैं, जहां हमारी पहुंच बहुत अच्छी है, और उन क्षेत्रों का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया। वहां पर हमने क्विक लैंडिंग ग्राउंड्स बनाए, रोड डेवलपमेंट किया। तो चाइना को ऐसा अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो अक्साई चीन के क्षेत्र में जितने भी सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वहां पर समस्या। अरुणाचल प्रदेश में समस्या। अरुणाचल प्रदेश में डोकलम को वो इसलिए काटना चाहता है, उसका दावा रहता है कि ये तिब्बत का स्वायत्त राज्य तिब्बत का एक अंग है अरुणाचल प्रदेश। तवांग पर आपने देखा कि डिस्प्यूट हुआ। तो इन सब क्षेत्रों में विवाद इस बीच में रहा। यह विवाद क्यों रहा? आखिर उसने इन क्षेत्रों पर घुसपैठ करने का प्रयास क्यों किया? क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों पर उसने घुसपैठ करी, वो सब रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस है। चाहे आप पेंगोंग सो को देख लीजिए, चाहे आप देप्सांग को देख लीजिए, चाहे आप नाकुला को देख लीजिए सिक्किम में, या फिर आप चुमार क्षेत्र को देख लीजिए, ये सब महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक और परिवर्तन यहां पर आया। वैचारिक दृष्टिकोण से चीन की स्थिति बदली है। वैचारिक और वैश्विक गतिशीलता में परिवर्तन आया। अब चीन यह समझता है कि मैं दुनिया का शक्तिशाली देश बनूं। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का यूनिपोलर वर्ल्ड रहा है, अब चीन यह सोचता है कि यह मेरा यूनिपोलर है। विश्व में मैं सबसे यंग स्टेट हूं, सबसे ग्रोइंग स्टेट हूं, सबसे ज्यादा तेज। तो वैचारिक गतिशीलता में परिवर्तन आया है। गतिशीलता में परिवर्तन। इस परिवर्तन में ऐसे समझो ना, आपकी कई बार ऐसा होता है कि विश्व में अगर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, या उसका ग्रोथ रेट कम हुआ है, और एक जो उसके बाद दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है उसका ग्रोथ रेट बहुत तेज है, तो ये सोचेगा कि नहीं, अब पूरी दुनिया मेरे केंद्र में चलनी चाहिए। ऐसा है ना? चाइना ऐसा ही आजकल सोच रहा है। इसको लेकर के एक उसका कंसेप्ट है साइनोसेंट्रिज्म। साइनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि दुनिया में चीन ही सभ्य देश है, बाकी सभी देश कैसे हैं? असभ्य है। तो दुनिया के देशों को चीन का अनुसरण करना चाहिए। जैसे पहले आपने देखा होगा कि व्हाइट मेंस बर्डन का एक कंसेप्ट था, याद आया? जब यह कहा जाता था कि विश्व में सभ्य लोग गोरे हैं, बाकी के बाकी। ऐसे चाइना ने एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रख लिया है, साइनोसेंट्रिज्म। पूरी दुनिया की सभ्यता, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति का केंद्र कौन होना चाहिए? चीन होना चाहिए। तो यह उसकी वैचारिक स्थिति में एक नया शब्द शामिल हुआ, साइनोसेंट्रिज्म। साइनोसेंट्रिज्म एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों, अपनी अर्थव्यवस्था पर घमंड कर लेना, है ना? तभी तो आप ऐसा कहना शुरू कर देंगे। इसके बाद अब उसमें ये जो साइनोसेंट्रिज्म है, इसमें सबसे बड़ी बाधा कौन है? भारत। क्यों? क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश तो लोकतांत्रिकता की तरफ जा रहे हैं और चाइना लोकतांत्रिक है नहीं। तो चाइना अगर साइनोसेंट्रिज्म अपनाना चाहेगा तो भारत का विरोध वो इस आधार पर करेगा क्योंकि भारत के साथ में लोकतांत्रिक देशों की मित्रता बढ़ रही है। चाहे आप हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, समावेशी और खुलेपन की नीति को देख लीजिए। तो यह साइनोसेंट्रिज्म का सबसे बड़ा बाधा क्या है? भारत की लोकतांत्रिकता। लोकतांत्रिकता को वो बाधक मानता है। इससे उसको समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
इसके बाद एक और बड़ी समस्या है जो तनाव वैचारिक दृष्टिकोण से आ रही है। उसने ग्रे जोन वॉरफेयर की रणनीति को अपनाया है। ग्रे जोन वॉरफेयर का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष और पूर्ण युद्ध नहीं, धीरे धीरे युद्ध। चाइना की रणनीति रही है सलामी स्लाइसिंग की, टुकड़ों टुकड़ों में आगे बढ़ना, जिसको कई बार आपने सुना होगा, फॉर 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, है ना। टुकड़ों टुकड़ों में कब्जा करना, खरोंचने की नीति इसी को कहा जाता है। तो चीन क्या करने की कोशिश करता है कि भारतीय भूखंडों में थोड़े थोड़े आगे करके वो कब्जा करने की कोशिश करता है। अब छोटे छोटे कब्जा करोगे ना आप, तो आपको कष्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा, और एक साथ युद्ध करने में कष्ट। अगर आप एक साथ चाइना भारत के साथ युद्ध लड़ता है, तो दुनिया के देश निर्णय लेंगे कि हमें किसके साथ काम करना है। वो ये नहीं चाहता, वो चाहता है ग्रे जोन वॉरफेयर हो, मतलब सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में आगे बढ़ना। तो उसकी रणनीति आज ये है, वो युद्ध नहीं चाहता है, तनाव, दबाव और ग्रे जोन वॉरफेयर। तो एक रणनीति उसकी। अब अगर वो ग्रे जोन वॉरफेयर अपनाएगा, तो इसके लिए भारत को क्या करना होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, अपने दावे क्षेत्र को मजबूत करना होगा। जब भारत ऐसा करेगा तो उसे कष्ट होगा। अगर मान लीजिए कि आपके घर में चोर घुसने की संभावना है, और आपको पता है कि चोर घुसेंगे और कहां कहां से घुस सकते हैं, वहीं आप बैठ गए, तो चोर को सबसे ज्यादा खराब क्या लगेगा कि आप यहां क्यों बैठे हैं? यही लगेगा या नहीं लगेगा? अगर आपको कोई गुनाह करना है और गुनाह की जगह है, थोड़ा थोड़ा आपको करना है, और वहीं पर आकर के कोई बैठ जाए, तो आपको सबसे ज्यादा खराब वही लगेगा कि ये यहां कैसे आकर के बैठ गया, इसने हमारे तो पूरे के पूरे स्ट्रैटेजी पर पानी फेर दिया। तो एक यहां पर एक बड़ी समस्या ये है। पांचवी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर हिंद प्रशांत क्षेत्र की है। हिंद प्रशांत, अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में आप देखो कि 3 क्षेत्र हैं। एक तो दक्षिण चीन सागर, इसमें आ जाता है चीन सागर, प्लस ईस्टर्न इंडियन ओशन, प्लस वेस्टर्न इंडियन ओशन। अब ये ईस्टर्न इंडियन ओशन और वेस्टर्न इंडियन ओशन पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करता है, और दक्षिण चीन सागर को तो कहता है ये तो मेरा है। तो दक्षिण चीन सागर के नियम कानून जब वो बनाना शुरू कर देगा, तो कहेगा कि और किसी को नहीं मानना है। मतलब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाए गए नियमों को भी वो यहां नहीं मानता। तो उस हिंद प्रशांत क्षेत्र में वो आधिपत्य कायम करने की रणनीति अपनाता है। वहीं भारत क्या करता है? भारत कहता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र स्वतंत्र, खुला और समावेशी होना चाहिए। अब जब भारत स्वतंत्र, खुला और समावेशी की रणनीति अपनाएगा, तो ऐसा चाहने वाले राष्ट्र भारत के साथ जुड़ेंगे या नहीं? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि जापान, जैसे कि साउथ कोरिया, जैसे कि अमेरिका या यूरोप के देश, तो उसे खराब लगेगा। तो तनाव के, ये वर्तमान में तनाव के बहुत सारे कारण आपने देख लिए कि क्या है। क्लियर? इन कारणों से समस्याएं उत्पन्न हुई और ये तनाव उत्पन्न होना शुरू हुए। अब बात आती है कि ऐसी स्थिति में भारत के लिए चुनौतियां क्या है, भारत को क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी, ये कौन कौन सी परिस्थितियां बन रही हैं जो भारत को समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। तो एक प्रकार से ये कई दृष्टिकोणों से हमारे लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है। या चीन से दूर होने में या चीन के ऊपर दबाव बनाने में कौन कौन सी समस्याएं हैं। आखिर इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्लियर? अगर ये तनाव है तो इस तनाव को आप दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कौन कौन सी समस्याएं हैं? एक तो बड़ी प्रॉब्लम है आर्थिक। आर्थिक दृष्टिकोण से घाटा हमारे पक्ष में होने के बावजूद भी चीन के ऊपर हमारी बहुत बड़ी निर्भरता है या नहीं?
व्यापार घाटा, जितना हमारा व्यापार होता है ना, उसमें 85 अरब डॉलर का तो हमारा व्यापार घाटा है। फिर भी हम चीन से बहुत सारी वस्तुएं मंगा रहे हैं। उसका कारण क्या है? आखिर आप ऐसा क्या कोई और उन वस्तुओं को आपको सप्लाई नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन फिर भी आप चीन से क्यों मंगा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द परचेजिंग पावर। हमारी परचेजिंग पावर कैसी है? कम है, और चीन सस्ती वस्तुएं बनाता है। चीन डंपिंग के माध्यम से अभी हमारे देश में वस्तुएं भेज देता है। अब क्या किया हमने, कुछ क्षेत्रों में चाइना से वस्तुएं ताइवान से लेना शुरू किया, तब चाइना ताइवान में वस्तुएं भेजता है, ताइवान का लेबल लगाता है और फिर भारत भेज देता है। तो एक आर्थिक दृष्टिकोण से समस्याएं यहां पर उत्पन्न हो रही हैं। प्लस दूसरी चुनौती हमें जो चाइना के साथ सॉर्ट आउट करने में आ रही है, वो चीन की मोतियों की माला नीति। मोतियों की माला की नीति के साथ में उसने क्रेडिट डेप्थ डिप्लोमेसी को मिलाया है भारत को घेरने के लिए। तो जितने हमारे पड़ोसी देश हैं उनको अफरात मात्रा में ऋण देता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करता है। ऐसी स्थिति में भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनके बीच में एक डिलेमा चल रहा है, भारत की चीन। तो आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे, कभी एक राष्ट्र भारत की तरफ जाता है, फिर दूसरा चीन की तरफ चला जाता है। ठीक, तो ये खेल जैसा चल रहा है। अभी आप देखो कि बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस आए, तो जैसे ही डॉक्टर यूनुस आए तो उनका झुकाव चीन की तरफ चला गया। मालदीव में आपने देखा कि मुइज्जू आए तो आरंभिक तौर पर उनका झुकाव चीन की तरफ चला गया, हालांकि फिर ये मुंह की खाकर के भारत की तरफ आते हैं। सेम स्थिति श्रीलंका के साथ भी हुई। पाकिस्तान तो ऑल टाइम फ्रेंड है चाइना का। तो एक बड़ी प्रॉब्लम हमारी चीन की जो मोतियों की माला नीति है, कि माला नीति, वो हमें कष्ट दे रही है। और उस कारण से हमारे जितने भी मित्र देश हैं दक्षिण एशिया के, उनको वो अफरात मात्रा में कोशिश करता है कि वो भारत से दूर हो जाए। जिसका परिणाम क्या हुआ कि दक्षिण एशिया में इनस्टेबिलिटी चल रही है। नेपाल भी इनस्टेबिलिटी, पाकिस्तान भी इनस्टेबिलिटी, और बांग्लादेश भी, म्यांमार भी, मालदीव भी, सब में कहीं ना कहीं कोई समस्या चल रही है। और जब ऐसी समस्या आती है तो चीन को अपना प्रभाव स्थापित करने में आसानी हो जाती है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये चैलेंज आ रहा है। अब आप बताइए कि आप क्या करना चाहोगे, क्या स्थिति, आप सुझाव क्या देना चाहेंगे? आप सुझाव चाहिए होंगे ना, एक दो पॉइंट, क्यों बताओ। हाँ, विकेंद्रीकरण करें, हम वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सही सुझाव है आपका। एग्जैक्टली तो सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि जिन चीजों पर आप चीन पर निर्भर हैं उन क्षेत्रों पर आत्मनिर्भरता, तो हमें आत्मनिर्भरता पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, हम सैन्य आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ें और सीमा और संरचनाओं को और तेजी से बढ़ाएं, जो हम कर रहे हैं। तो सैन्य क्षमता एवं आधुनिकीकरण पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद हमें अपने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब आप आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे और आपकी वस्तुओं की कीमतें कम होने लगेंगी, तो चीन अपने आप पीछे हटने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? जैसे आप देखो, चीन पर जापान का पहले बहुत निवेश हुआ करता था, लेकिन चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया तो जापान का निवेश धीरे धीरे कम हुआ। अब अगर हम भी अपनी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ा दें तो फिर इसके बाद हमें विदेशी राष्ट्रों का या अन्य सहयोगी राष्ट्रों का सहयोग लेना चाहिए। राष्ट्रों का सहयोग लेना चाहिए, जैसे कि
यूएसए है, जैसे कि जापान है, फ्रांस है, इन सब देशों का हम सहयोग लें। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी एक्टिविटी को हम बढ़ाएं, मतलब जितने आइलैंड स्टेट हैं, द्वीपीय देश जैसे मॉरिशस है, मालदीव है, श्रीलंका है, इन सब देशों में सक्रियता से आगे बढ़ना चाहिए। तो द्वीपीय देशों में सक्रियता बनानी चाहिए। इसके बाद एक और काम करें, जिन देशों के साथ हमें हमारी सीमा विवाद है, उन सीमा विवादों को तेजी से शॉर्ट आउट करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सीमा विवाद के कारण से इन राष्ट्रों के साथ हमारे सहयोग बढ़ने में जटिलता आती है। तो सीमा विवादों का समाधान करना चाहिए। और परिधीय क्षेत्र में, विशेषकर चीन की सीमावर्ती क्षेत्रों में, हमें नागरिक संरचनाओं को विकसित करना चाहिए, जिससे क्या होगा, घुसपैठ, अलगाव ये नहीं आएगा ना। जैसे अभी क्या है कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में अंधेरा है और उसकी तरफ उजाला है, तो एक रिलेटिव डिप्रेशन पैदा होता है या नहीं। तो नागरिक संरचनाओं का विकास भी हमें करना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक संरचनाओं का विकास, ये काम अगर हम कर लेते हैं तो स्थितियां हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो ये आपका सारे टॉपिक्स चाइना से रिलेटेड हो गए। क्लियर? अब कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स में आ जाए, चाहे वो तत्कालीन हो, चाहे कौन सा से, तो पूरे सारी स्थितियां हो गई आपकी। कॉन्टेक्स्ट आपने देख लिया, क्या कॉन्टेक्स्ट है? डैमचोंग और देपसांग में समझौता हुआ है। समझौता क्या है? अभी समझौता 3 स्टेप में समझौता होता है। डिसएंगेजमेंट हुआ है, फिर सेकेंड स्टेप आएगा, तनाव को कम किया जाएगा, और फिर सेनाओं को हम कम कर लेंगे। ठीक? फिर आपने देखा पृष्ठभूमि, पूरा छोटे छोटे चीजों में जितना हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं आंसर में, वो आपने देख लिया। फिर वर्तमान तनाव, वो देख लिया आपने, वर्तमान तनाव क्यों पैदा हुआ, ये 4-5 कारण आपने देख लिया। फिर भारत के लिए चुनौतियां क्या हैं, और ये हो जाएगा। ठीक? अब एक प्रश्न लिख लो आप यहां पर, वर्तमान में परिवर्तित परिस्थितियों ने भारत चीन सीमा विवाद के स्वरूप को भी परिवर्तित कर दिया है। जिस कारण से विगत कुछ वर्षों में तेजी से तनाव उत्पन्न हुए। ऐसे कारणों का उल्लेख करते हुए बताइए कि हाल ही में भारत चीन सीमा समझौता, हाल ही में हुए भारत चीन सीमा समझौता कितना कारगर हो सकेगा, कितना कारगर हो सकेगा। ठीक? अब थोड़ा सा सीमा विवाद बता दें, फिर तत्कालीन कारण बता दें कि क्यों उत्पन्न हुआ, फिर आप इन कारणों से क्या क्या समस्याएं हमारी उत्पन्न होंगी वो, और एक समझौते पर आप चर्चा कर दीजिए। क्लियर? कोई सवाल यहां पर? उस समय ब्रिटिश पीरियड था। अब दोनों ने अलग अलग लाइनें बनाई भारत चीन सीमा के लिए।
एक तो मैकडोनाल्ड ने उस समय, आप देखिए कौन था, ब्रिटिश भारत था, जॉनसन ने अलग बनाई लाइन, फिर उसको मैकडोनाल्ड ने अलग लाइन बनाई। वो दोनों की सहमति से नहीं बनती, वही बताते हैं कि भाई यहां से दोनों देशों की सीमाएं। अब उस समय ना तो भारत संप्रभु संपन्न था, ना जो वर्तमान में चीन की सरकार है माओवादी वो थी। ठीक, तो आप तो चूंकि इसमें आपका फायदा है तो आप इसे मानेंगे, इसमें उसका फायदा है तो ये इसे वो मानेगा या नहीं? ठीक, और कुछ? दो 2020 तक क्या क्या उत्पन्न हुए? हाँ, 2024 तक भी आप कर सकते हैं। वही कारण अभी तक चल रहे हैं, नए कारण उत्पन्न हुए नहीं। अब तो शांति का मामला आने लगा ना। अब एक और है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये समझौता क्यों हुआ, क्योंकि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आ रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच में रिलेशंस अच्छे रहेंगे, इस कारण से चीन के ऊपर दबाव बना। तो उसने, ये भी एक कारण है, लेकिन ये आभासी कारण है ना, एक आभासी कारण है कि भारत और अमेरिका के बीच रिलेशन मजबूत होंगे। आभासी कारण, वास्तविक कारण होते हैं, सही तो वो है, लेकिन इसको हम प्रयोग नहीं करेंगे। हमारा अपना ताकत इतनी बढ़िया है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।